नमस्कार। संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के परिदृश्य की अगर बात करें तो श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सलेंस का विवाद यूं तो थमता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से जो लेटर ऑफ परमिशन एमबीबीएस कॉलेज को चलाने के लिए दी गई थी, इसको रिवोक कर दिया गया है। और इसको लेकर लगभग 45 दिन से जम्मू संभाग में श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति की तरफ से जो प्रोटेस्ट चल रहा है थम चुका है। लेकिन अब कई सवाल सबके सामने खड़े हुए हैं कि क्या खोया और क्या पाया जम्मू संभाग ने इस मेडिकल कॉलेज के जाने के बाद। उन बच्चों का या उन टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का क्या भविष्य रहेगा इस मेडिकल कॉलेज के जाने के बाद। और उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि अगर अकाउंटेबिलिटी को लेकर या फिर जो त्रुटियां वहां पर एनएमसी ने पाई हैं उसको लेकर क्या अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज कार्यक्रम में मौजूद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ के वरिष्ठ नेता श्री अमन चीमा जी। अमन जी, स्वागत है कार्यक्रम में। शुक्रिया सर। अमन जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, विवाद तो थम चुका है एमबीबीएस सीटों को लेकर, लेकिन आपकी नजर जम्मू संभाग ने क्या खोया और क्या पाया? आप अभी रिसेंटली देख रहे होंगे कि जम्मू में किस तरीके से ये एजिटेशन चली, इस एजिटेशन को क्या मोड़ दिए गए और आज ये एजिटेशन किस तरह खत्म हुई। बड़े अफसोस से मैं कह सकता हूं कि जम्मू ने खोया ही खोया, पाया कुछ नहीं। बाकी स्टेट्स ने शायद जद्दोजहद के साथ, बहुत मेहनत के साथ, भरी एजिटेशंस करके हर स्टेट अपने लिए मेडिकल कॉलेजेस ले रही है, हर स्टेट अपने लिए कुछ ना कुछ मांग रही है। मगर जहां पे हम जम्मू की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, लेकिन जम्मू में मैं स्पेशली जम्मू की बात कर जम्मू रहा हूं, संभाग की बात, जम्मू संभाग की बात कर रहा हूं। तो जम्मू डिवीजन में एक खूबसूरत तोहफा हमें जो मिला था वो था श्री वैष्णो देवी का मेडिकल कॉलेज। बिना किसी लड़ाई से, बिना किसी एजिटेशन के जम्मू को माँ वैष्णो का जो एक उनका आशीर्वाद के रूप में मिला था। लेकिन आज बड़े अफसोस से कह रहा हूं कि वो तोहफा जो माँ वैष्णो ने अपने आशीर्वाद के रूप में जम्मू कश्मीर को दे दिया, वो आज हमारे हाथ से निकल चुका है। और जो तोहफा, जो आशीर्वाद हमारे हाथ पे जाने के बाद हमें दुख होना चाहिए था, वो उस आशीर्वाद के खोने के बाद कुछ लोग जो यहाँ पे खुशियां मना रहे हैं, मुझे लगता है उनको थोड़ा सा ना ये पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के देखना पड़ेगा सर। प्रो बीजेपी एजेंडा के साथ चलने वाले लोगों को आज ये सोचना पड़ेगा कि हमने क्या ये मेडिकल कॉलेज बंद करवा के सही किया या गलत किया। क्या इसका नुकसान बाहर किसी स्टेट को है या हमारे जम्मू को है। आज की डेट में जो भी हुआ वो सबके सामने है। 42 अगर मुस्लिम्स को सीट मिली थी तो 7 सीट्स हिंदू को भी मिली थी, 1 सीट सिख को भी मिली थी। वहां पे जो फैकल्टी काम कर रही है उसमें हमारे हिंदूस भी एडजस्टेड थे। क्या नुकसान सिर्फ वो 42 मुस्लिम्स को हुआ जो आज की डेट में एजेंडा बनाया गया जम्मू में? अमन जी, एक महत्वपूर्ण चीज आपने उठाई, आपने कहा सिर्फ विद्यार्थियों का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरह जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लगातार कुछ बयान भी दिए, उन्होंने कहा कि इस विवाद को टाला भी जा सकता था, अगले साल इसमें मॉडिफिकेशन भी की जा सकती थी, और सीटों का कोटा जब बढ़ेगा निश्चित तौर पर हर धर्म के लोग भी आएंगे। और कहीं ना कहीं जम्मू संभाग जो फूलों का एक गुलदस्ता है, क्योंकि अगर हम चिनाब वैली की बात करें, पीर पंचाल क्षेत्र की अगर बात करें, मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं, और जम्मू संभाग को इसका नुकसान पहुंचता हुआ नजर आया है। क्या कहें? बिल्कुल आप सच बात कह रहे हैं और उमर साहब ने बड़ी दुरुस्त बात की थी कि इस साल अगर ये टाला जाता तो नेक्स्ट ईयर से हम कुछ अमेंडमेंट कर सकते थे, कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते थे। उमर साहब के खुद के बयान हैं ये। और नेक्स्ट ईयर अगर हमारी सीटें बढ़ती या यही सीट रहती तो क्या हमारे लोगों को फायदा नहीं हो सकता है? 42 नेक्स्ट ईयर हमारे हिंदूज कैंडिडेट उसमें क्वालिफाई कर रहे होते, सिक्स क्वालिफाई कर रहे होते, मुस्लिम क्वालिफाई। एक तरफ हम बोलते हैं सर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, और दूसरी तरफ हम ये क्या दिखाना चाहते हैं देश को कि जम्मू कश्मीर जो एक, जहां पे गांधी जी ने एक टाइम पे बोला था कि अगर जम्मू कश्मीर में अगर मुझे कहीं पे कोई चिराग दिखता है, कोई लो दिखती है, रोशनी नजर आती है तो जम्मू कश्मीर में आती है। क्या हम उस रोशनी को आगे लेके चल रहे हैं? हम सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम और बाकी
लड़ाइयां लगवाने में लगे हुए हैं, आपस में फिरका प्रस्ती करने में लगे हुए हैं, जबकि हमें एक रहना चाहिए था इस मुद्दे पे। हाँ, हमें बात करनी चाहिए थी। अगर किसी को कोई गलत लगता था, किसी को कोई परेशानी थी, तो उसको बात करनी चाहिए थी। ये कोई हल नहीं हुआ सर, इसका सिर्फ नुकसान हुआ। ये कोई हल नहीं मैं मानूंगा। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर पोलराइजेशन, क्योंकि एक ट्रस्ट डेफिसिट भी इससे शुरू हो जाएगा हिंदू मुसलमानों के बीच, जिस तरह का ये एजिटेशन रंगत लेती हुई नजर आई है, ऐसा लोगों का मानना है। बिल्कुल सर, ट्रस्ट डेफिसिएशन अभी से स्टार्ट हो चुका है। अगर आप देखें, मैं काफी फेसबुक पे अपने एक्सप्लोर कर रहा था, काफी सामने भी आ रहे थे, अलग अलग डिबेट सामने आ रही थी, एजिटेशन सामने आ रही थी। उसमें मैं नीचे कमेंट पढ़ रहा था। हमारे जितने भी दर्शक आपको देखते हैं, या जितने भी दर्शक हैं जो कमेंट करते हैं, व्यूअर्स कमेंट करते हैं, हमारे जैसे आम लोग मैं बोलूंगा कि कमेंट्स करते हैं, वो एक एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऐसी है जो प्रो बीजेपी है सर। मैं प्रो बीजेपी उनको सेक्शन बोलूंगा। वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम्स करने में लगी हुई है। आम अगर आप लोग चाहेंगे, अगर आप हिंदू देखें, आप भी हिंदू हैं, मैं एक सिख हूं, मेरे हमारे साथ कई हमारे दोस्त मुस्लिम्स भी होंगे। हमारे दिल में ना, मेरे दिल में किसी हिंदू के लिए नफरत है, मेरे दिल में किसी सिख के लिए नफरत है। ना आपके दिल में मैं एक सिख हूं, मेरे लिए नफरत होगी, ना किसी मुस्लिम के लिए नफरत होगी, या मेरे दोस्तों को मेरे से नफरत होगी। लेकिन ये जो एजेंडा एक कायम किया जा रहा है, हेटेड का एजेंडा है। इस एजेंडा को मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से आज एक यहां से अपील करता हूं कि इस एजेंडा को, प्रो बीजेपी का जो ये एजेंडा आज सामने आया है, इसको हमें रोकना पड़ेगा। इसे हमें साथ होकर रोकना है। और साथ होकर कैसे रोक सकते हैं? इस एजेंडा को हमें हिंदू मुस्लिम जो कर रहे हैं उनको जवाब आप अपने कमेंट्स में दीजिए कि हम आपको ये चीज यहां पे चलने नहीं देंगे। हमारा अगर जम्मू कश्मीर एक फूलों का गुलदस्ता था जम्मू कश्मीर, तो वो फूलों का गुलदस्ता रहना चाहिए सर। अमन, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया, खासकर इस इशू को लेकर, और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अब लोग ये करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से जो लेटर ऑफ परमिशन है उसको रिवोक किया गया है, विड्रॉ किया गया है, क्योंकि कहा गया है कि एक सरप्राइज विजिट हुआ, इस जो एमबीबीएस कॉलेज है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इन ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, टीचिंग स्टाफ की कमी है। तो पहले ये कोताही नजर नहीं आई, और अगर अब नजर आई तो क्या कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की आवश्यकता आज है? सर, आपने एक बड़ा अहम प्रश्न मेरे से पूछा। शायद यही प्रश्न मैं अपने लोगों को भी बताना चाहूंगा। सर, इसके चांसलर कौन है, मुझे आप ये बताइए। हमारे गवर्नर साहब तो इसके चांसलर हैं। एलजी साहब हैं। एलजी साहब हमारे इनके चांसलर हैं। कुछ महीनों पहले आपने देखा होगा कि कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता भी एलजी साहब के खिलाफ प्रदर्शनबाजी में भाग ले रहे थे कि एलजी साहब को भगाया जाए यहां से। लेकिन आज जब एलजी साहब से पूछने का मौका आया, आज जब अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की मौका आया, 500 से 600 करोड़ में पढ़ रहा था इसके बारे में, इंटरनेट को मैंने थोड़ा सा देखा, तो उसमें मुझे एक जानकारी मिली, एक इंफॉर्मेशन मिली कि 500 से 600 करोड़ जो है हमारी श्री वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज पे लगाया गया। सर, वो 500 से 600 करोड़ कहां लगाया गया? क्या इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी अब गवर्नर साहब हमारी फिक्स करेंगे? क्या एलजी साहब अब इतना दम रखेंगे कि वो उस पैसे को लोगों के बीच में लाके बताएं कि ये पैसा मैंने यहां लाया? आज की डेट में एनएमसी आप देख रहे होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बता रही है कि हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हमारे यहाँ पे फैकल्टीज पूरी नहीं है, हमारे यहाँ पे क्लिनिकल रिसोर्सेज पूरे नहीं है। तो ये सारी चीजें उन पैसों से, जहां तक मैं एक आम शहरी होकर सोच सकता हूं कि पूरी की जा सकती थी, बट पूरी ना हो, पूरी नहीं हुई, इसका कारण कुछ ना कुछ तो होगा। चांसलर एलजी साहब हैं। लोग अब इसके बारे में निर्णय लें कि ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है तो एलजी साहब को करनी चाहिए, एलजी साहब से प्रश्न उठने चाहिए इस बात पे। अब ये काम हमारे सबका है कि हम एलजी साहब से प्रश्न करें कि आप चांसलर हैं, आपको ये हमें जवाब देना पड़ेगा कि ये फैकल्टी अगर यहाँ पे कम थी तो कैसे थी, यहाँ पे क्लिनिकल रिसोर्सेज नहीं पूरे हुए तो कैसे हुए, यहाँ पे अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कम रह गया तो कैसे रह गया, जबकि पैसा पूरा था। एलजी साहब को दिल्ली जाके अपने बेटे का शादी के लिए जाना मंजूर है, बाद में वो सबको पता है कि वो पैसे कहां से कहां जाते हैं, कहां से क्या होता है। लेकिन क्या यहां पे, जहां पे हमारा एक जम्मू का अहम मेडिकल कॉलेज खुला था, मां का आशीर्वाद था, वो हमारे हाथ से चला गया? बड़ी अफसोसजनक बात है। और बड़ा मेरे को यहां पे एक एलजी साहब से मैं और
इस पे एक क्वेश्चन और करूंगा। जम्मू को उन्होंने लिक्वर्स की दुकानें पे दुकानें दे दी और एक ही मेडिकल कॉलेज था, वो हमारे हाथ से चले गया। क्या जम्मू कश्मीर, मैं खुद सर इस बात पे काफी सालों से आपके साथ हम जुड़ के भी इस पे काम किया, से यस टू फ्यूचर, नो टू ड्रग्स के ऊपर। हम जहां पे आम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं ड्रग्स के अगेंस्ट, वहां पे हमें लिक्वर की दुकानें दी जाती हैं। और जहां पे बच्चों का से यस टू फ्यूचर आना था मेडिकल कॉलेज, वहां पे मेडिकल कॉलेज को हमारे यहां से वापस ले लिया जाता है। तो इस पे हमें सोच विचार करनी पड़ेगी कि हम अपने फ्यूचर को किस साइड लेके जा रहे हैं। अमन, चलते चलते एक चीज जानना चाहूंगा, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये कहा जा रहा था कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में जो डोनेशंस आती हैं हिंदू समाज की, सनातन से जुड़े आस्था रखने वाले लोगों की आती हैं, और यही कारण है कि एमबीबीएस सीट्स का आवंटन भी उसी समुदाय के लोगों को दिया जाना चाहिए। बहरहाल विवाद टलता हुआ नजर आया है, लेकिन यहाँ से आगे की बात करें, जो 40-42 स्टूडेंट्स हैं उनको अब ये माना जा रहा है कि डिफरेंट गवर्नमेंट कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस में सुपर न्यूमरी सीट्स दी जाएंगी और उनके साथ इंसाफ किया जाएगा। पर युवाओं में क्या इसको लेकर हताशा है? बिल्कुल संक्षेप में जानना चाहूंगा। युवाओं को इस मुद्दे पे लेके हताशा तो बहुत है। काफी लोगों ने और ने भी सोचा होगा, काफी यूथ जो अभी स्ट्रगल लाइफ में है, जो अभी पेपर्स देना चाहते थे, जो पेपर्स के लिए जा रहे थे, शायद आने वाले समय में शायद आने वाले admission समय में लेके वो सोच रहे थे, उनका एक ड्रीम था कि हम जाएंगे, हम एमबीबीएस की डिग्री हासिल करेंगे। हमारे पास 42 एक्स्ट्रा ही थी ना, वो कम हो गई है सर। अगर हम देखेंगे वो 42 हर साल हमारे पास कम हो रही है और आगे बढ़नी थी। तो हमें अपनी डिक्लेरेशन कर दी हमने उस सीट्स की। जम्मू को ये एक बहुत बड़ा धक्का है। और जो बच्चे वहां पे थे, वो उमर साहब का कल बयान में सुन रहा था, सारे जम्मू कश्मीर वासियों ने सुना होगा। उन बच्चों को कहीं ना कहीं उनमें शायद हमारे उमर साहब ने, जैसे संघर्ष समिति ने भेदभाव किया मुस्लिम्स और हिंदूज को लेकर, लेकिन उमर साहब का वो भेदभाव नहीं हमें देखने को मिला। अगर वो 42 को अपने पास वाले जगह पे अलॉट करेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज की सीट अलॉट करेंगे, तो वो 7 को भी कर रहे हैं। वो एक सिख नौजवान जो सिर्फ एक है इनमें, उसको भी कर रहे हैं। तो इस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है हमारा भाईचारा बना रहे, तो हमें भाईचारा बना के चलना चाहिए मेरे हिसाब से। और हमें कुछ चीजों पे हमें इतनी जल्दी फैसले नहीं लेने पड़ चाहिए, जबकि हमें बात कर सकते थे, हम इस पे उम्मीद रख सकते थे कि अगले साल हम अमेंडमेंट करा सके, मॉडिफिकेशन करा सके। लेकिन अफसोस की बात है, हमने बिना सोचे समझे एक बड़ा फैसला किया और जिसका नुकसान हम जम्मू कश्मीर वासियों को। अमन, आप आज इस कार्यक्रम में, और खासकर श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सलेंस की जो विवाद था, जो थमता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसके फॉलोआउट्स इस वक्त नजर आ रहे हैं, उस पर आपने पक्ष रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। ये थे श्री अमन चीमा जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने प्रकाश डाला कि एमबीबीएस सीट शुरू के बाद जम्मू ने क्या खोया और क्या पाया। बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।